नमस्कार, आप सुन रहे हैं सुरेंद्र मोहन पाठक जी की लिखी कहानी बीवी का हत्यारा। मैं अपने स्वार्थ के लिए हर किसी की पैरवी किए जा रहा था। विपिन इसी डर से मेरे से फंसा रह सकता था कि उसे हत्यारा साबित किया जा सकता है। तुमने तो सबको बरी कर दिया, एएसपी बोला। फिर कल से तुम क्या कर रहे हो? मैं विपिन कुमार को टटोल रहा था। मैं बोला, विपिन कुमार को? उसे किस लिए? तुमने तो खुद मुझे कहा था कि वो हत्यारा नहीं हो सकता। जी हाँ, मैंने कहा था और आपने भी कहा था। आपने कहा था कि वह किसी चोर का काम नहीं था। मैं भूला नहीं हूं। फिर साहब, पहली बार जब सरसरी तौर पर मैंने उसकी एल्बाई चेक की थी तो मुझे उसमें कोई नुक्स नहीं दिखाई दिया, लेकिन जब बाकी सब लोग मुझे निर्दोष लगने लगे थे तो मेरी तवज्जो फिर से उसकी तरफ गई थी। आखिर वो तो एक सजा याफ्ता मुजरिम है और जुर्म उसके लिए कोई नई बात नहीं। कहने का मतलब ये है कि मैंने जब उसकी एल्बाई को बारीकी से चेक किया तो वह वैसी एयर टाइट न निकली जैसे कि पहले लग रही थी। अगर ऐसी बात थी तो तुमने उसे पकड़कर यहां क्यों नहीं लाया? लाऊंगा, जरूर लाऊंगा सर, लेकिन पहले मैं उसे थोड़ी सी और ढील देना चाहता हूं। थोड़ा सा और चेक करना चाहता हूं मैं उसे। चलो, मान ली तुम्हारी बात। अब तुम ये बताओ कि इतनी मामूली बात को इतना छुपा कर रखने की क्या जरूरत थी? इस पर रहस्य के पर्दे क्यों डाले हुए हैं तुमने? मैंने कोई रहस्य के पर्दे नहीं डाले सर। बात सिर्फ इतनी है कि केस के इस एंगल पर मैं अकेला काम कर रहा था। टोकस बाकी लोगों को टटोलने में जो व्यस्त था। मैं खामोशी से विपिन के खिलाफ इसीलिए केस बनाना चाहता था क्योंकि महकमे में और किसी को विपिन के अपराधी होने के मामले में मेरे से इत्तेफाक नहीं था। मुझ पर इल्जाम आ सकता था कि मैं खामखा वक्त बर्बाद कर रहा था। विपिन का पीछा छोड़ देने का आप बाकायदा हुक्म दे चुके थे मुझे। आई सी। अब एएसपी के चेहरे पर से कठोरता के भाव लगभग गायब हो चुके थे। मैंने तपते लोहे पर चोट की। मैंने इस केस पर बहुत मेहनत की है। मैंने विपिन कुमार पर तो खास तौर से बहुत मेहनत की है। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि कामयाबियों के मेरे पिछले रिकॉर्ड को मद्देनजर रखते हुए आप सिर्फ 36 घंटे की मोहलत मुझे और दे। इतने वक्त में मैं इस केस का मुकम्मल तौर से बाजा बजाकर दिखा दूंगा। विपिन अपराधी ना भी निकला तो भी 36 घंटे में बाकी संदिग्ध व्यक्ति कहीं भागे नहीं जाएंगे सर। ठीक है, एएसपी ने निर्णयात्मक स्वर में बोला। तुम्हारी दरख्वास्त कबूल। समझ लो परसों सुबह तक के लिए तुम्हें एकदम फ्री हैंड हासिल है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। अब भार्गव का क्या करें हम? फिलहाल उसे रिहा कर दीजिए और प्रेस को यह विज्ञापित कर दीजिए कि उसके कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार नहीं था वो, बल्कि सिर्फ फर्दर क्वेश्चनिंग के लिए उसे हमने थाने में तलब किया था। ठीक है। टोकस? सर। टोकस तत्पर स्वर में बोला। लड़के को छोड़ दो। राइट सर। मैंने चैन की सांस ली। बात बिगड़ते बिगड़ते बन गई। मैंने अपने घर फोन किया। घंटी बजने लगी। मैं उकताकर संबंध विच्छेद करने ही जा रहा था कि दूसरी तरफ से रिसीवर उठा लिया गया। हेलो। मुझे अपनी बीवी की आवाज सुनाई दी। कौन? मैंने लाइन काट दी। मेरी बीवी घर पर मौजूद थी। फोन करने के पीछे मेरा मकसद यही जानना था। फिर मैंने सुषमा का नंबर डायल किया। तुरंत उत्तर मिला। उसने फौरन मेरी आवाज पहचान ली। मैं तुम्हें याद ही कर रही थी, वह बोली। अच्छा? हाँ, तुम्हें खुशखबरी सुनाऊं? खुशखबरी? हाँ। सुनाओ। तुम मुझे पसंद आने लगे हो। सच? हाँ। मेरे पुलिसिया होने के बावजूद? हाँ। जरूर वह पिछली रात के अभिसार का असर था। सुबह तो तुम, वह बोली, बहुत चुपचाप खिसके। ड्यूटी पर जो जाना था, मैं बोला। फिर भी कोई राम सलाम तो करके जाते। राम सलाम सारी रात तो कर रहा था। वह हंसी। अब कब मुलाकात होगी? मैंने पूछा। जब तुम चाहो। वह बोली। अभी आ जाऊं? अरे नहीं, अभी नहीं। आज मेरी ब्यूटिशियन से अपॉइंटमेंट है। जब तक वहां से फारिग होंगी तब तक डिस्को जाने का टाइम हो जाएगा। तुम कल आओ ना, आधी रात के बाद। घबरा गए? घबरा नहीं गया, लेकिन वो क्या है कि अकेले वक्त काटने की मुझे आदत नहीं। ठीक है, कल 7 बजे आना। 7 बजे?
डिस्को की छुट्टी करोगी? हाँ, तुम्हारी खातिर एक छुट्टी ही सही। मेरी खातिर? हाँ हाँ, तुम्हारी खातिर। अभी मैंने तुम्हें बताया नहीं था कि तुम मुझे पसंद आने लगे हो? तो कल 7 बजे आ रहे हो ना? सिर के बल आ रहा हूँ। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। लाइन कट गई। अब मुझे पूरी तसल्ली हो गई कि इस बार की मुलाकात में सुषमा से शीला अत्रे से संबंधित वंचित जानकारी मुझे हासिल होकर रहनी थी। वैसे अब वह जानकारी केवल मेरी उत्सुकता ही शांत करती। बीवी की मौत के बाद वह जानकारी मेरे किसी काम आने वाली नहीं थी शायद। मैं घर पहुंचा। निशा मुझे ड्राइंग रूम में बैठी टेलीविजन देखती मिली। उसने मुझ पर एक निगाह डाली और फिर उसके मुंह से सिसकारियां निकलने लगी। हे भगवान, वह आतंकित स्वर में बोली, तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, मैं बड़ी रुखाई से बोला। वो मेरी रुखाई पर बहुत हैरान हुई। कोई वजह जो नहीं थी ऐसी रुखाई के इजहार की। उसने आहत भाव से मेरी तरफ देखा। रवि, वे वैसे ही आहत भाव से बोली, क्या बात है? बात तो तुम्हें बेहतर मालूम होगी ना। मुझे मालूम है? हाँ। क्या मालूम है मुझे? यही कि बैंक के हमारे ज्वाइंट अकाउंट में ओवरड्राफ्ट की नौबत कैसे आ गई। 10,000 रुपए कहां उड़ गए? फौरन उसकी निगाह झुक गई। उस घड़ी मेरे मन में क्रोध कुछ ऐसा उमड़ा कि मैं उसका जवाब सुनने तक भी खामोश नहीं रह सका। क्या चक्कर चल रहा है तुम्हारा? मैं क्रूर स्वर में बोला। पैसा सहेलियों पर उड़ा रही हो या यारों पर? यार? वह होठों में बुदबुदाई। हाँ हाँ यार, मतलब तो समझती हो ना यार का। यार उसे कहते हैं जो पति नहीं होता। पहले पति भी यार होता है, लेकिन बाद में वह साला रिजक कमाकर लाने वाला मजदूर बन जाता है। फिर उसकी जगह कोई और ले लेता है और इसी को यार कहते हैं, समझी? उसके नेत्र डबडबाए। उसने यूं मेरी तरफ देखा जैसे बकरी कसाई की तरफ देखती हो। साली एक्ट्रेस। रवि, वह कंपित स्वर में बोली, तुम इस वक्त अपने आपे में नहीं हो। तुम थके हुए हो और हाँ हाँ, मैं थका हुआ हूं। मैं सांप की तरफ फुफकारा। थका हुआ और तंग आया हुआ। तंग? तंग किससे आए हो तुम? क्या तुम मेरे से? मैं तंग आया हूं जिस्म फरोश वेश्याओं से, झूठी और धोखेबाज। ये तुम मुझे कह रहे हो? मैंने उत्तर नहीं दिया। मैंने सिर्फ अग्नेय नेत्रों से उसकी तरफ देखा। एकाएक वह उठकर खड़ी हो गई। उसकी गर्दन तन गई। उसकी डबडबाई आंखों के आंसू सूख गए। रवि, वह धीमे किंतु अत्यंत कठोर स्वर में बोली, मैं तुम्हें और मर्दों से जुदा समझती थी, लेकिन तुम भी वैसे ही निकले। कैसा निकला मैं? जैसे सारे मर्द होते हैं। कमीने, खुदगर्ज, पाखंडी, बेगैरत, धोखेबाज। उसके स्वर में तलवार जैसी काट थी। तंग सिर्फ तुम ही नहीं हो। वह बोली, मैं भी तंग हूं। तुम किस बात से तंग हो? अपने पुलिसिये पति की मानसिक संकीर्णता से तंग हूं। उसके अभद्र व्यवहार से, दूसरे पर इल्जाम लगाकर खुद को दूध से धुला साबित करने वाली उसकी मैली नीयत से। उसकी आवाज भर्रा गई। उसने यूं मेरी तरफ से गर्दन फिराई जैसे अपनी कमजोरी मुझ पर जाहिर न होने देना चाहती हो। फिर मुझे ऐसी आवाज आई जैसे उसने जोर की सुबकी भरी हो। निशा, मैं तीखे स्वर में बोला। मैं पूछता हूं। क्या पूछते हो? क्यों पूछते हो? उसने मेरी बात काटी। मत पूछो। मैं तुम्हारे किसी बेहुदा बेमानी जलील सवाल का जवाब देने के लिए बाध्य नहीं हूं। जो मैंने मुनासिब समझा किया, जो तुम मुनासिब समझो तुम कर लो। एकाएक वे वहां से विदा हो गई। कुछ क्षण मुझे सीढ़ियों पर धमधम पड़ते उसके कदमों की आवाज आई और फिर सन्नाटा छा गया। ऐसा ही करूंगा साली, मैं दांत पीसता हुआ बोला। तेरी इस नापाक जिंदगी को खत्म कर देना ही मैंने मुनासिब समझा है, साली शीला अत्रे। उस रोज घर में खाना ना बना। उस रोज मैं ऊपर बेडरूम में भी ना गया। मैं नीचे सोफे पर ही सो गया। अगले रोज वह मुझे बहुत दिनहीन लगी। उसकी आंखों से लगता था जैसे वह रात को सो नहीं पाई थी। पिछली रात, वह कातर भाव से बोली, मुझे गुस्सा चढ़ गया था।
मैं अपने व्यवहार के लिए शर्मिंदा हूं। मैं तुमसे माफी मांगती हूं। नेवर माइंड, प्रत्यक्षतः मैं बोला। मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूं। मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूं। मैं कुछ पूछना नहीं चाहता। मैं तुम्हारी शंकाओं का समाधान करना चाहती हूं रवि। मुझे कोई शंका नहीं। मैं तुम्हें यह बताना चाहती हूं कि बैंक के रुपए का मैंने क्या किया। मैं नहीं जानना चाहता, लेकिन कल रात तो जानना चाहते थे तुम। कल की बात कल के साथ गई, लेकिन रात भर में कोई बढ़िया सी कहानी गढ़ ली होगी तुमने अपनी सफाई में। मैं कहानी नहीं सुनना चाहता रवि, मैं हकीकत बयान करना चाहती हूं। तुम्हारे बयान की हकीकत भी कहानी होगी। तुम उसको कहानी समझकर ही सुन लो। मरी जा रही हो सुनाने को? हाँ ठीक है, सुनूंगा, लेकिन अभी नहीं। अभी मैं जा रहा हूं। मैं रात को ठीक 11:30 बजे लौटूंगा। जो सुनाना हो तब सुनाना। माहौल इतना तल्ख हो गया था कि उसे प्रेजेंट वाली बात कहने की गुंजाइश नहीं रही थी, लेकिन मेरा काम ऐसे भी बन रहा था। अपनी सफाई देने के लिए 11:30 बजे वह शर्तीय घर पर होगी। मरी जो जा रही थी सफाई देने को। मैं दरवाजे की तरफ बढ़ा। कुछ खा तो लो, वह व्याकुल भाव से बोली। कल रात भी तुमने। मुझे भूख नहीं है। मैं बाहर निकल गया। घर से निकलकर मैं थाने नहीं गया। मैं जामा मस्जिद के इलाके में पहुंचा। वहां मुझे एक ऐसे शख्स की खबर थी जो कि गैर कानूनी ढंग से पिस्तौल तमंचों की खरीद फरोख्त करता हो। उसे यह नहीं मालूम था कि मैं पुलिसिया था। 800 रुपए में मैंने उससे एक पिस्तौल और 6 कारतूस खरीदे। फिर मैं काका नगर पहुंचा। विपिन कुमार घर पर मौजूद था। अपने घर की किचन के दरवाजे वाली चाबी और पिस्तौल, दोनों चीजें मैंने उसे सौंप दी। उसने पिस्तौल का घोड़ा और उसका तवाजन वगैरह चेक किया। पिस्तौल को हैंडल करने का उसका तरीका ही बता रहा था कि उसे चलाना वो जानता था। अंत में उसने पिस्तौल एक और रख दी। वह बहुत गंभीर दिखाई दे रहा था। टिकट ले आए? मैंने पूछा। हाँ, वह बोला। कल ही ले आया था। रात के लिए तैयार होना? हाँ। वह एक क्षण ठिठका और फिर बोला, मैंने पहले कभी किसी का कत्ल नहीं किया। पहले कभी तुम फांसी पर भी तो नहीं चढ़े। वह खामोश रहा। अब जरा एक बार दोहराओ कि तुमने क्या करना है। उसने दोहराया। वेरी गुड, मैं संतुष्टिपूर्ण स्वर में बोला। मैंने उससे विदा ले ली। भविष्य में कभी अपनी कहानी कहने के लिए उसे जिंदा छोड़ने का मेरा कोई इरादा नहीं था। मेरी बीवी का कत्ल करके जब वह काका नगर अपने घर पहुंचता तो वहां मैं उसे शूट कर देता। मैं कहता क्योंकि वह भागने की कोशिश कर रहा था, इसीलिए मुझे उस पर गोली चलानी पड़ी। फिर चोरी के जवेरात उसके घर से बरामद होते और हर कोई सहज ही विश्वास कर लेता कि वही हत्यारा था। कल अपने एएसपी के सामने विपिन के हत्यारे होने की संभावना और भूमिका मैंने तैयार कर दी थी। रही सही कसर संतरा की गवाही पूरी कर देती। संतरा की गवाही को मुकम्मल तौर से झूठी नहीं कहा जा सकता था। सोमवार शाम को वह संतरा के फ्लैट से निकला तो था ही। मैंने तो संतरा को सिर्फ उसकी गैर हाजिरी का वक्फा बढ़ाकर बताने के लिए कहा था। संतरा यही सोचती कि जरूर विपिन अपनी थोड़ी गैर हाजिरी में ही निशा का खून कराया था। उसको न जेवरात की खबर थी और न इस बात की कि विपिन को मैंने क्यों और कैसे फंसाया था। जेवरात की खबर श्रीवास्तव को थी, लेकिन वह खुद चोर था, इसीलिए उन जेवरात की बाबत जुबान नहीं खोल सकता था। नहीं वे दावे से कह सकता था कि उसके होटल के कमरे में से जेवरात मैंने चुराए थे। ऐसा उसका सिर्फ अंदाजा था, लेकिन अंदाजे से क्या होता है। बाद में जब जेवरात की विपिन के पास बरामदी की बात आम होती तो वह यही समझता कि चोर विपिन था। मतलब यह था कि मैं एकदम सेफ था और 12 घंटों में मेरी बीवी का पत्ता साफ और निशा का मर्डर केस हल। कल से मैं बेवफा बीवी से आजाद वही पुराना इंस्पेक्टर रवि शर्मा जिसे औरत जात से नफरत थी। अभी काटने के लिए मेरे पास बहुत वक्त था। मैं कनॉट पैलेस पहुंचा। सबसे पहले मैंने खाना खाया, आखिर मैं कल से भूखा था। फिर अगले 2 घंटे मैंने कनॉट पैलेस और वातानुकूलित पालिका बाजार में भटकते हुए गुजारे। 3 बजे मैं रीगल में मैटिनी शो देखने घुस गया। शो छूटने पर सबसे पहले मैंने पीटर स्कॉट की 2 बोतलें खरीदी और फिर एक 3 व्हीलर पर सवार होकर ग्रीन पार्क के लिए रवाना हो गया। जिस वक्त मैं सुषमा के फ्लैट के दरवाजे पर पहुंचा उस वक्त ठीक 7 बजे थे।
सुषमा ने तत्काल दरवाजा खोला। उस रोज वह एक फूलदार स्कर्ट में थी और बहुत ही कमसिन, बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। उसने खामोशी से मुझे भीतर आने दिया और मेरे पीछे फ्लैट का दरवाजा बंद कर दिया। फिर वह घूमी और मेरी गर्दन में झूल गई। बोतलें फूट जाएगी, मैं हड़बड़ाकर बोला। वह हंसी। उसने मेरे कान की लौ को दांतों से चुभलाया। वह मेरे साथ लता की तरह लिपट गई थी। उसका उन्नत वक्ष मेरी छाती में जैसे छेद करने को आमदा हो रहा था। फिर उसने मुझे दीवान पर धकेल दिया और मेरे ऊपर चढ़ गई। उसके मुंह से जिन की गंध आ रही थी। पट्टी बड़े रोमांटिक मूड में थी। मैंने बोतलों को अपने हाथों से निकल जाने दिया और अपनी बाहें उसके गिर्द लपेट दी। मैंने उसके एक होंठ को जोर से काटा। उसे कतई कोई एतराज ना हुआ। उल्टे जैसे उसने अपने इस जिस्म को मेरे से रगड़ा, उससे मुझे लगा कि वह मेरी तकलीफदायक हरकत को भी पसंद कर रही थी। मेरे हाथ उसके जिस्म की जुग्राफिया नापते यहां वहां फिरते रहे। मुझे एक खास इशारा देने के लिए वह कुनमुनाने लगी तो मैंने उसके कान के पास मुंह ले जाकर धीरे से बोला, जल्दी क्या है, सारी रात है अपनी। वह तत्काल मुझसे अलग हो गई। गनीमत थी कि उसके चेहरे पर रोष के भाव प्रकट न हुए। उसने सहमति में सिर हिलाया। अगले 5 मिनटों में उसने ड्रिंक का सामान मेज पर रख दिया। उसी ने जाम तैयार किए। कल कैसी रही? वह शरारत भरे स्वर में बोली। बढ़िया, मैं बोला। जन्नत का नजारा हो गया, जिंदा बच गया, यही करिश्मा है। 1 घंटे बाद एकाएक उसने हाथ का ग्लास परे फेंका और मुझ पर सवार हो गई। तब अभिसार के पहले राउंड का समापन हुआ। फिर और 1 घंटे बाद दूसरा राउंड। आज तुम, बाद में मैं बोला, कुछ ज्यादा ही मेहरबान हो मुझ पर। वजह बताई तो थी मैंने तुम्हें, वह हंसती हुई बोली। पसंद जो आने लगे हो तुम मुझे। दरअसल अव्वल तो मुझे कोई पसंद आता नहीं, आता है तो मैं उस पर जी जान निसार कर देती हूँ। शुक्रिया, मैं बोला। तुम पुलिस वालों में लाख नुक्स हो, लेकिन एक खूबी होती है। वो क्या? उसने मेरी उभरी छाती पर हाथ फेरा और बड़े कुत्से भाव से हंसती हुई बोली, होते तुम जवान मर्द हो। मैं हंसा। मैं पसंद नहीं आई तुम्हें? उसने पूछा। बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा। शुक्रिया, लेकिन वो तुम्हारा दादा भाई मुझे पसंद नहीं। इसलिए क्योंकि उसने तुम्हारी पिटाई कर दी थी। वह बात नहीं होती तो भी मैं उसे नापसंद करता। पुलिसिया जो ठहरा, गुंडे बदमाश को नापसंद करना मेरा फर्ज है। तुम मेरे भाई का अपमान कर रहे हो। वह तमक कर बोली। वह गुंडा बदमाश नहीं है। तो क्या है वो? बस जरा नाकारा है, काम धाम से कन्नी काटता है और इजी मनी की और औरतों की फिराक में ज्यादातर रहता है। दरअसल औरतों से ही पैसे ऐंठता है वो। कैसी औरतों से? मेरी बीवी जैसी औरतों से। तुम्हारी बीवी? वह सक पकाई। तुम शादीशुदा हो? हाँ, और तुमने मुझे बताया नहीं। मेरी बीवी का नाम निशा शर्मा है। उसके हाथ में थमा विस्की का ग्लास एकाएक उसके हाथ से निकल गया। एकाएक उसका चेहरा फीका पड़ गया। वह भौचक्की से मुझे देखने लगी। मैं उसके चेहरे पर होने वाली हर प्रतिक्रिया को नोट कर रहा था। निशा? वह हकलाती हुई बोली। निशा शर्मा तुम्हारी बीवी है? हाँ, मैं बोला। तुम वो पुलिसी हो जिससे निशा ने शादी की थी? हाँ, मैं इंस्पेक्टर रवि शर्मा हूँ। निशा ने मुझसे शादी की थी और तुम्हारा भाई वो आदमी है जिससे उसकी आशनाई है। तुम्हारा कुमार नाम का भाई असल में फरार अपराधी राजेश कुमार पटेल है। क्या? वह अचकचाकर बोली। तुम इस बात से इनकार करती हो? किस बात से? इस बात से कि तुम्हारा भाई फरार अपराधी राजेश कुमार पटेल है। अजीब अक्ल के अंधे आदमी हो, वह कहर भरे स्वर में बोली। जब मैं सोनी हूं तो मेरा सगा भाई पटेल कैसे हो सकता है? मुझे मालूम है, तुम तलाकशुदा स्त्री हो। सोनी तुम्हारे पति का नाम रखा होगा। शादी की वजह से तुम पटेल से सोनी बन गई होगी।
नॉनसेंस। शादी मैंने किसी मल्होत्रा से की थी। तलाक के बाद मैंने फिर अपना असली नाम इख्तियार कर लिया, सुषमा सोनी। मेरे भाई का नाम कुमार सेन सोनी है और वह कोई फरार अपराधी नहीं है, और वह मेरे बीवी का यार भी नहीं है। मैं व्यंग्यपूर्ण स्वर में बोला, नहीं है, जानता भी नहीं होगा उसे। जानता है, खूब जानता है, लेकिन उस वजह से नहीं जानता जो तुम्हारे जहन में है। तो और क्या वजह है? अरे मूर्ख आदमी, मेरे भाई की तुम्हारी बीवी में कोई जिस्मी दिलचस्पी नहीं। वह उसे ब्लैकमेल कर रहा है, सिर्फ ब्लैकमेल, पैसे की खातिर। मेरी बीवी की उससे आशनाई नहीं, हरगिज नहीं। तुम्हारी बीवी को मेरे भाई की जात से नफरत है। वह बेचारी फंसी हुई है। मुझे तो उस पर बहुत तरस आता है। मैं अपने भाई को कई बार समझा चुकी हूं कि तुम्हारी बीवी का पीछा छोड़ दे, लेकिन वह नहीं मानता। नकारा जो ठहरा कमबख्त। पैसा हासिल होने का कोई जरिया भला कैसे छोड़ दे? वो किस बिना पर मेरी बीवी को ब्लैकमेल कर रहा है? उसे तुम्हारी बीवी की पिछली जिंदगी की जानकारी है, और इत्तेफाक से वह यह जान गया था कि तुम्हारी बीवी ने, जो कि एक सजायाफ्ता मुजरिम है, एक पुलिस अफसर से शादी कर ली थी। तुम्हारी बीवी नहीं चाहती थी कि उसकी पिछली जिंदगी की तुम्हें खबर लगे। एक सजायाफ्ता मुजरिम एक पुलिस अधिकारी की पत्नी थी। यह बात अगर जाहिर हो जाती तो तुम्हारी बड़ी जंगसाई होती। तुम्हारी इज्जत की खातिर मेरे भाई की जुबान बंद रखने के लिए वह उसे पैसे देती है। ओह, तो परसों निशा के नाम वाला और उसके सेंट वाला जो लिफाफा मुझे यहाँ मिला था, उसमें ब्लैकमेलर को देने वाले रुपए थे। इसीलिए हमारे बैंक अकाउंट में पैसा नहीं बचा था और ओवरड्राफ्ट हो गया था। निशा यहाँ अपने यार से मिलने नहीं, एक ब्लैकमेलर को ब्लैकमेल की रकम अदा करने आई थी। मेरे भाई को अगर पता लग जाए कि परसों रात उसने यहाँ जिस आदमी पर हाथ उठाया था वह उस औरत का पति था, तो उसके पैरों से जमीन खिसक जाएगी। तुम्हारा भाई मेरे बीवी को, एकाएक मैंने पूछा, मुन्निया कहकर पुकारता था? कुमार हर औरत को मुन्निया कहकर पुकारता है। मुझे भी मुन्निया कहता है, अपनी बहन को भी। वह हर मर्द को मुन्ना और हर औरत को मुन्निया कहता है। मैं चुप हो गया। तो एक बार जो निशा की टेलीफोन कॉल मैंने सुन ली थी, वह उसके किसी यार की नहीं, सुषमा के ब्लैकमेलर भाई की थी, जो कि उससे रुपए ऐंठने के लिए उसे बुला रहा था। लेकिन वह बात निशा की समय समय पर घर से गैर हाजिरी या बैंक के ओवरड्राफ्ट जैसे चंद सवालों का ही जवाब थी। अभी तो बहुत सवाल अनुत्तरित बाकी थे। सबसे अहम सवाल तो यही था कि राजेश कौन था जिसका नाम वह अभिसार के समय बचती थी। अगर सुषमा का भाई राजेश नहीं था तो कौन था राजेश? और राजेश कौन है? मैं प्रत्यक्षतः बोला, क्या वह भी तुम्हारा कोई भाई है? वह भी मेरी बीवी को ब्लैकमेल कर रहा होगा और तुमने उसे भी रोकने की कोशिश की होगी ना? राजेश? उसने नाम दोहराया। हाँ, राजेश। वो मेरा भाई नहीं, मेरा एक ही भाई है। तो कौन है वो? कोई पुराना वक्त का यार, तब का सगा संबंधी जब मेरी बीवी शीला अत्रे हुआ करती थी। शीला अत्रे का नाम सुनते ही वह चौंकी। तुम तो सब कुछ जानते हो।